हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस किताब की बात करने जा रहा हूँ, ये किताब कितनी ज़्यादा फेमस है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में लिखी ये किताब आज भी धुआंधार बिकती है। 100 से ज़्यादा देशों में 50 से अधिक भाषाओं में अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा इसकी कॉपियाँ बिक चुकी है। ये किताब ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी है, पर क्या हर वो इंसान अमीर बन पाया जिसने ये बुक पढ़ी है? नहीं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हर इंसान का इस किताब को पढ़ने का नज़रिया और समझ अलग अलग है। कोई इंसान इस बुक को सिर्फ एक किताब के रूप में देखता है, तो कोई इस किताब से कुछ सीखने के लिए पढ़ता है, तो कोई इस किताब से सीखे गए लेसन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो दूसरों को ये बता सके कि मैंने भी ये बुक पढ़ी है। फ्रेंड्स, मैंने ये बुक पढ़ी है आप लोगों को इस किताब को निचोड़ कर उससे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको आसान भाषा में बताने के लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी स्कूल में पैसे के बारे में सीखा? मैंने तो कभी नहीं, ना कभी स्कूल में और ना कभी कॉलेज में। तभी तो एक स्टूडेंट अपनी शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेता है और अपने एजुकेशन लोन में फंस कर रह जाता है। इस किताब में रॉबर्ट अपने दो पिता के विचारों को कहानी के जरिए बताते हैं। रॉबर्ट के गरीब पिता, जिन्होंने पीएचडी की थी और एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह एक अच्छी नौकरी करते थे, और उनका पूरा जीवन बिजली का बिल, लड़की की शादी और कर्ज के पैसे भरने में चला गया था। जबकि रॉबर्ट के रिच डैड एक जाने माने सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जिन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। रॉबर्ट कहते हैं, क्योंकि मेरे दो प्रभावशाली पिता थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह सोचते सोचते मैंने यह जान लिया था कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे गरीब डैडी कहते थे मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो वहीं मेरे दूसरे डैडी इस शब्द के इस्तेमाल से भी चिढ़ते थे। वो हमेशा मुझसे कहा करते थे, मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। इसमें पहला वाक्य नेगेटिव है तो दूसरे वाक्य में एक क्वेश्चन छिपा है। एक में बात खत्म हो जाती है तो दूसरे में हम सोचने लग जाते हैं। जब भी हम यह कहते हैं कि हम इसे नहीं खरीद सकते, तो हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। रॉबर्ट के अमीर डैडी कहते हैं कि हमें हमेशा दिमाग का कसरत करती रहनी चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे खतरनाक कंप्यूटर है, इसलिए वो कभी नेगेटिव होकर नहीं सोचते। गरीब डैडी कहते हैं कि पैसों का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, तो अमीर डैडी कहते थे कि पैसों की कमी ही सब बुराइयों की जड़ है। एक डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी को खरीद सको। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। दूसरी तरफ मेरे रिच डैड खुद को हमेशा अमीर सोचते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ, अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बार उनकी कंपनी डूब गई और उनका सारा पैसा भी डूब गया, और फिर भी वो खुद को अमीर ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे कि गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना टेम्पररी है, जबकि गरीबी परमानेंट है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड बुक के सारे 10 चैप्टर का निचोड़ बताने जा रहा हूँ, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हो कि ज्ञान का ना होना उतना खतरनाक नहीं है जितना कि अधूरा ज्ञान। फ्रेंड्स, फर्स्ट लेसन जो मैंने इस किताब से सीखा है वो है चूहा दौड़। अगर आप किसी सामान्य, शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी को देखें, तो उसमें आपको एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, फिर माता पिता खुश हो जाते हैं, फिर वो कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करता है, सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा होता है। वह किसी आसान, सुरक्षित नौकरी या फिर अच्छे कैरियर की तलाश करता है। शायद वो डॉक्टर या वकील बन जाता है, या फिर वो सरकारी नौकरी करने लगता है। वो पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं। अब तक उसने खरीदारी शुरू नहीं की थी, तो वो अब जमकर खरीदारी करता है। पैसे आने से अब वो उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के हर नौजवान जाते हैं। वो डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। आजकल पुरुष महिलाएं दोनों ही नौकरी करते हैं, तो उन्हें दो सैलरी काफ़ी ज़्यादा लगती है। दोनों को अब लगता है उनकी ज़िंदगी सफल हो गई, उन्हें अपना भविष्य सुनहरा लगता है। अब वो घर, कार, टीवी खरीदने की सोचते हैं। वे छुट्टियां मनाने जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं और खर्चे भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब वो ज़्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनके साथ उनका दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है। अब उन्हें बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वे नौकरी में और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, जिससे उनकी आमदनी दुगनी हो जाती है। उस आमदनी पर अब उन्हें टैक्स भी चुकाना पड़ता है।
उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा था उस पर भी उन्हें टैक्स देना होता है। उनकी पूरी जिंदगी अब लोन पे करने और बच्चों की एजुकेशन के खर्चे को पूरा करने में चली जाती है। 35 साल पहले पैदा हुए ये हैप्पी कपल अब अपनी बाकी की जिंदगी इसी रैट रेस का हिस्सा बनाकर बिताते हैं। फिर वो अपने बच्चे को सलाह देते हैं कि मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। पीढ़ी दर पीढ़ी यही प्रक्रिया चलती रहती है। रॉबर्ट ने इसे ही रैट रेस कहा है। रैट रेस से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, एसेट्स और लायबिलिटी के अंतर को अच्छे से समझ लेना। दोस्तों, एसेट्स वो है जो आपकी जेब में पैसे को डालती है और लायबिलिटी आपकी जेब से पैसे को निकाल देती है। जैसे आपने खुद के रहने के लिए एक घर बनाया, वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपकी जेब से पैसे को निकाल रही है। पर यदि वही घर को आप रेंट पर किसी को दे दो तो वो आपका एसेट्स है जो आपकी जेब में पैसा डालेगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप अपने लिए घर मत बनाओ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप जितने ज़्यादा हो सके एसेट्स बनाओ और अपनी लायबिलिटी को जितना ज़्यादा हो सके उतना कम करने की कोशिश करो। दोस्तों, अगर आप कोई गाड़ी खरीद कर अपने घर के सामने खड़ा कर देते हो तो वो एक लायबिलिटी है जो आपके जेब से पैसे को बाहर निकालेगी। सेकंड लेसन जो इस किताब से मैंने सीखा वो है कमाने से ज़्यादा नेटवर्थ कितनी है ये ज़रूरी। रॉबर्ट बताते हैं उनके पिता भले ही पीएचडी थे लेकिन मंथ के एंड में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे। वहीं उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड 8वीं तक पढ़े थे लेकिन उनका सारा फोकस एसेट्स बनाने पर होता था। उसकी वो सारी जानकारी रखते थे। उदाहरण के लिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 5,000 रुपये बचाते हैं, वहीं दूसरा 50,000 कमाता है लेकिन उस आय का 20 से 30% बचाता है और नए एसेट्स बनाता है। यदि हम लॉन्ग टर्म में देखें तो 50,000 कमाने वाले के पास ज़्यादा वेल्थ होगी। थर्ड लेसन है रिस्क लेना जरूरी है। थर्ड लेसन जो ये किताब बताती है कि रिस्क लेना जरूरी है। गरीब परिवार हमेशा अपने बच्चों को रिस्क ना लेने की सलाह देते हैं। अगर बात पैसे की है तब तो बोला जाता है बिल्कुल रिस्क ना ले। रॉबर्ट कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख ही जाते हो। गरीब लोगों में नुकसान झेलने की कम क्षमता होती है। अमीर लोग नुकसान झेल भी लेते हैं और लगातार रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को नहीं दोहराते। फोर्थ लेसन है सही मौके की पहचान करना। रॉबर्ट इस बात को एक उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। एक आदमी को शहर से गुजरते समय एक बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा था होम फॉर सेल। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था क्योंकि उस समय मंदी चल रही थी तो वह बहुत कम कीमत पर बिक रहा था। उसने उस घर को खरीद लिया। कुछ समय बाद मंदी खत्म हुई और उस घर की कीमत बढ़ गई। उसने उस घर को बाद में तिगुने दाम पर बेचा। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि सही मौके की पहचान करना कितना जरूरी है। अगला लेसन जो इस किताब से मैंने सीखा है वो है खुद के लिए काम करें। रॉबर्ट कहते हैं कि आप पूरा जीवन दूसरों के लिए काम करके यानी नौकरी करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक एम्प्लॉय अपने महीने भर की मेहनत 1 महीने की सैलरी के लिए खर्च करता है। वहीं एक कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय को जितनी सैलरी देता है उससे कई गुना ज़्यादा कमाने पर उसका फोकस होता है। नौकरी में आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी आय में दूसरे किसी का हिस्सा नहीं होता। आप जितना कमाओगे उतना ज़्यादा सेव कर पाओगे। उन सेव पैसों से आप उतने ज़्यादा एसेट्स बना पाओगे। अगला लेसन जो इस किताब से मैंने सीखा है वो है पर्सनल फाइनेंस में खुद को एजुकेट करना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में से कम 3 बेसिक बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, बेसिक अकाउंटिंग। हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ सके और उसे समझ सके। नंबर 2, इन्वेस्टिंग। सही जगह इन्वेस्ट करके हम अपने पैसे को बढ़ा सके। नंबर 3, टैक्स। टैक्स से संबंधित बातें हमें जाननी चाहिए ताकि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसे बचा सके। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन धीरे धीरे अपना पैसा गंवा देते हैं। इसकी बड़ी वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।